नमस्ते सर। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, मैं मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मैं ऑल इंडिया में फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, एक अवेयरनेस सीरीज़ बना रहा हूँ छोटी सी, जब मैं आम जो लोग होते हैं, जैसे आप आम हैं, जितने भी आम जो लोग हैं उनके रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, या जैसे भी लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इनमें कोई उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ एक ऑडियंस को, जो मेरी देखने वाली ऑडियंस है उसको एक चीज़ पता चल सके। क्योंकि वो जब भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करें तो ऐड के थ्रू ना जाकर आप लोगों के जो रियल लोग हैं उनके एक्सपीरियंस पर जाकर वो कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करें। और इस यही मेरा मोटिव होता है, लोगों को अवेयर करना। मतलब मैंने मार्केट में इतना टाइम काम किया तो मैंने ये देखा लोगों को एक डर है वो किसी भी चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा, वो डर बाद में क्लियर करते रहेंगे हम धीरे धीरे जब तक अपनी बातें चलती रहेंगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हैं। एक नाम बता सकते हैं कुछ के? हाँ, टाटा न्यू हो गया, एसबीआई हो गया, इंडसइंड बैंक का हो गया, ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, वन कार्ड, ये मैंने यूज़ किए हैं। मतलब अपने अप्रोक्स कितने कार्ड हैं आपके पास? 5-6 कार्ड है मेरे। ठीक है। एक्सपीरियंस आपका अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्डों में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? क्रेडिट कार्ड एक तरीके से ठीक है कि जब हम कभी कहीं अटक जाते हैं, हमारे पास फाइनेंशियली प्रोडक्ट पैसे की कमी रहती है, तब हम हमारे पास जो कार्ड रहता है एक तरीके से वो हमारे पास में सेविंग ही है कि भाई हमें बैंक ने पैसा दे रखा है जिसको हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। उस उधार को हम 45 दिनों में, 40 दिनों में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमारे को सैलरी आनी है, सैलरी लेट हो गई, डिले हो गई, तो आपको किसी को रेंट पे करना है, कुछ करना है, या स्कूल में बच्चों की एग्जाम फीस जमा करनी है, डॉक्टर्स को पेमेंट करना है, केमिस्ट को पेमेंट करना है, और बहुत सारी जगह हम अटक जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता। तो आजकल जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका यूपीआई से लिंक हो जाते हैं, रुपए कार्ड, और सब इजीली पेमेंट कर सकते हैं लोगों को। और जब अगर पेमेंट आता है तो उसको आप वापस से पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे आपकी रिसाइकलिंग भी चलती रहती है, साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलते रहते हैं। करेक्ट। एक बात तो आपने, मैंने दो चीज़ नोटिस की है। सबसे पहले तो एक चीज़ ये नोटिस किया, अगर आपकी सैलरी है तो आप उसको सैलरी भी दे सकते हो। तो आपने ये सैलरीड पर्सनों के लिए कहा है, जैसे आप लोग, आप सैलरीड है ना? नहीं, सैलरीड पर्सन, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि सैलरी पर्सन के लिए भी ठीक है, बिजनेसमैन के लिए भी ठीक है। पैसे की जरूरत तो हर किसी को ही है आज के समय में। ऐसा मुझे लगता नहीं संसार में कोई ऐसा बंदा है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। और जैसे कि आप मान लो ट्रैवल ही कर रहे हो और आपको पेट्रोल डलाना है, तो फिक्स है आपको पैसा तो देना ही देना है ना पेट्रोल पंप पे। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा है जिसमें कि अपने पेट्रोल भरवाने में आपको 2%, 30% कैशबैक मिल रहा है, तो पैसा आपका सेविंग हो रहा है ना मंथ के लास्ट में। पूरे महीने में आपने 5-6 हज़ार और 6 हज़ार रुपये की आपने सेविंग की, तो 6 हज़ार का 5% अगर आप लेके चलते हो तो आपने 400-500 रुपये भी कमाए, तो बेनिफिट ही है ना वो तो। और जबकि आप जो कैश में डील कर रहे हो उसका कहीं पे भी कोई पेमेंट का नहीं है कि मैंने पूरे 1 महीने में कितने रुपए का पेट्रोल डलाया, या 1 महीने मैंने कितनी शॉपिंग की। कम से कम उसका जब आप बिल जनरेट करोगे तो आपको पता रहेगा मैंने 1 महीने में कितने कितने पैसे खर्च किए, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे और जहाँ जरूरत नहीं थी। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है और बहुत ज़्यादा लॉस भी है कि आदमी आजकल क्या करता है कि अननेसेसरी प्रोडक्ट परचेज करने की कोशिश करता है। कि आपका जब काम चल रहा है, मान लो नोकिया 200 के अंदर, तो आप सैमसंग S25 अल्ट्रा क्यों ले? तो लोगों के पास अगर 4 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो क्या करता है कि ठीक है यार, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है जिसमें लोग सिर्फ ये देखना पसंद करते हैं कि सामने वाला है क्या, ये देखना पसंद करते हैं मेरी जेब में क्या है, लेकिन सामने वाले के पास क्या है। अगर वो लग्जरी लाइफ जी रहा है तो बस वो लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको क्रेडिट उतना यूज करना चाहिए जितने आपके पास पैसा हो, आपके पास सेविंग्स में कितना पेमेंट डिपॉजिट है उतने का ही आप कार्ड यूज करो। ऐसा नहीं है कि कहता है ना कि इनकम तो 1 रुपए की और खर्चा है 5 रुपए का, वो चीज नहीं होनी चाहिए लाइफ के अंदर। करेक्ट। तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इसी पॉइंट में एक चीज बोलना था, आपने एक एग्जांपल दिया था फ्यूल का। बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ क्रेडिट कार्ड जानते हैं आप जो फ्यूल के लिए हैं? काफी सारे फ्यूल के क्रेडिट कार्ड आते हैं, सारे बैंक बना के देते हैं, है ना। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो फ्यूल का कार्ड नहीं बनाता है। एक्सिस भी बना के देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बनाता है, एसबीआई भी बनाता है, सारे बैंक बनाते हैं। लेकिन आपको ये देखना होता है कि किस पे कितना आपको कैशबैक मिल रहा है और आपका सिविल कितना है। पता चला आपका सिविल तो है 200 और आप क्रेडिट कार्ड बना के सोच रहे हो कि भाई मैं एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बना रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों के बनते हैं जिनका कि सिविल भी बहुत अच्छा है। सिविल का मतलब है कि आपका लेन देन मार्केट में ठीक है। कहते हैं ना, आपने बढ़िया से 5,000 रुपए लिए और उसको पेमेंट नहीं दिया टाइम पर, तो अगली बार तो कोई बढ़िया पैसे नहीं देगा ना। कहने का मतलब बैंक से आपका बैंक से ट्रांजेक्शन बहुत बढ़िया होने चाहिए। कोई ईएमआई पे किस्तों पे कुछ चीज लिया, वो टाइम पे चुका दी, वो टाइम पे चुका दी। कर्जा किसी से लिया हो तो टाइम पे दिया हो, तो आपको 100 कर्जदार और मिल जाएंगे पैसा देने को तैयार है मार्केट में।
लेकिन आपने आज मेरे से 2,000 रुपये लिए और मुझे टाइम पे नहीं दिए, तो मेरे जितने भी नो नहीं देंगे ना आपको, वही सेम बैंक की गाइडलाइंस है कि आप एक बैंक से डिफॉल्टर है मतलब सबसे डिफॉल्टर है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो उसको पेमेंट टाइम पे दे रहे हैं। ईएमआई जो आप करा रहे हैं वो आपको टाइम पे देनी है। हाँ, मान लो कभी आपको, जैसे कि आपकी ईएमआई थी 4,000 रुपये की और अब 4,000 रुपये नहीं है, तो उस टाइम पे आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड बहुत यूज आएगा। कैसे कि आपने ग्रोसरीज को परचेज की तो 4,000 रुपये जो आप कैश परचेज करते हैं उसके 4,000 रुपये के लिए आपने पेमेंट कर दिया आपके यूपीआई से, जो कि आपके कार्ड से लिंक था, और वो 4,000 रुपये आपने डिपॉजिट कर दिया आपकी जो किस्त जानी थी उसके अंदर, तो आपकी किस्त भी चली गई और वो वाला काम भी हो गया। तो आप डिफॉल्टर नहीं हुए बैंक की नज़र में कि आपने आपका रोटेशन घुमा दिया। वो चीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपने सिविल की भी बात की थी, तो सिविल की बात या तो आप बता दी कितना सिविल कम से कम होना चाहिए? तो मेरा मानना ये बैंक की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपका 750 प्लस सिविल होना ही होना चाहिए। ये तो चीज बिल्कुल सही बोली है। क्योंकि 60% तो आजकल नंबर होता है ना, 60% में तो आदमी फर्स्ट डिवीजन आएगा, जब तक आदमी फर्स्ट डिवीजन आएगा ही नहीं तब तक पेमेंट कौन देगा? करेक्ट बात है। हाँ, तो आपको रैंकिंग अच्छी चाहिए। तो मतलब आपका 750 प्लस आपका सिविल चाहिए, उससे भी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा। और हर क्रेडिट कार्ड के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं ना। सिविल तो मायने रखता है बट आपका एक प्रोफाइल ही मायने रखती है। मैं हमेशा, मैंने जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो 2-3 चीजें हैं जो वो मैं बीच बीच में बात करता है, डिस्कस करता है। पहली बात होती है, जैसे आपने कभी किसी भी क्रेडिट कार्ड को उठाया और अप्लाई कर दिया, जैसे एसबीआई का किसी बंदे ने सोचा तो उसने उठाया और एसबीआई अप्लाई कर दिया, बट अप्लाई करने के बाद उसने जैसे सबमिट किया तो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया, जबकि उसने ये सोच के किया था कि मेरा सिविल 750 प्लस है। बट वो डिक्लाइन पता क्यों है? वो डिक्लाइन इसलिए हुआ है कि आपको तो सिर्फ ये पता है कि आपका सिविल 750 प्लस है, बट आपको ये पता नहीं है कि इस बैंक के क्राइटेरिया से आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो वो अलग अलग बैंकों का होता है। इसका सोल्यूशन मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बट अभी कंटिन्यू करते हैं। भगवान भाई, आपका एक चीज और थी, मैंने ये देखा था कि आपने ये बोला था कि आप अपने खर्चे जो हैं वो क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं, मतलब आप जब इमरजेंसी में हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट? बट एक चीज मुझे इससे पहले एक चीज नजर आती है, आई थिंक मुझे आप करेक्ट कर देना। क्रेडिट कार्ड एक एसेट भी बन सकता है, एक लाइबिलिटी बन सकती है, और ये बहुत होता है लोन और क्रेडिट कार्ड में। खास तो उससे ये होता है कि आपके लिए एसेट भी बनेंगे, आपके लिए लाइबिलिटी बनेंगे, क्योंकि 99% लोगों को मैंने देखा है जो क्रेडिट कार्ड से परेशान होते हैं। करेक्ट है? आई एम राइट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोन से भी ऐसे ही होता है। बट देखो क्या होता है, अगर देखो इंसान के कामयाब होने में क्या होता है, बोलते हैं सक्सेसफुल पीपल में क्या होता है, 2 चीज होती है आई थिंक, जितना मैं समझता हूँ। सबसे पहले तो आपकी थॉट जो आपकी बड़ी होती है, सेकेंडली आपका होता है हैबिट, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं यही चीज होती है ना। आप भी ये मानते हो और सभी ये मानते हैं कि गुड हैबिट एंड बैड हैबिट, अगर आप अच्छे हैबिट के हो तो आप अच्छे बनोगे, कामयाब होगे, और बुरी हैबिट है तो आप नाकामयाब होगे। वही चीज क्रेडिट कार्ड या लोन में ले लेता हूँ। अगर आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो तो आप उसके बेनिफिट उठा रहे हो, और उसे गलत यूज कर रहे हो तो आप उसके नुकसान, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो नुकसानदेह है आपके लिए। तो यही चीज है। तो क्रेडिट कार्ड को जब भी यूज करना है तो एक चीज है, तो उसको अच्छे से यूज करना है। तो अच्छे से यूज करना क्या, सबसे पहले मैं 2-3 चीजें बता दूं। क्रेडिट कार्ड कभी भी लो तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लो, या तो सबसे ज्यादा जो क्रेडिट कार्ड लो अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए। अब वो कैसे? हमारे यहाँ बहुत फेस्टिवल सीजन होते हैं, और फेस्टिवल सीजन में हम लोगों के पास बहुत डिस्काउंट होते हैं, मतलब डिस्काउंट होते हैं, ठीक है? तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट, जैसे किसी भी फेस्टिवल सीजन में, यार हमको कोई मोबाइल लेना है, बट वो हमको बेसिक नीड है, यार हमको मोबाइल लेना है या हमको फ्रीज लेना है, टीवी लेना है, कुछ भी, बट वो हमारी बेसिक नीड है। हम ऐसे नहीं कि उठाया और हमने ले लिया, खाली वैसे ही ले लिया ना। तो हमको कैसे, जब हमको जरूरत है तभी हमको वो क्रेडिट कार्ड, मतलब जो भी हमको वो आइटम है वो लेना है। तब अगर किसी क्रेडिट कार्ड पे ऑफर आ रहा है, जैसे हमारे पास एग्जांपल कोई सा भी क्रेडिट कार्ड है और ऑफर आ रहा है, तो यार वो एक स्मार्ट डिसीजन है हमारे लिए। अगर हम डायरेक्टली पैसा खर्च करेंगे तो क्या होगा, पूरा पैसा जाएगा। और अगर हमको डिस्काउंट मिला 1-2 हज़ार का तो क्या होगा, डिस्काउंट आपका जो आपकी जो मंथली जो आपके पास आपका बजट था उसमें वो पैसा इंक्रीज हो गया। भाई आपकी 10,000 रुपये सैलरी थी और आपको 8,000 का मोबाइल ले लिया आपने, वही मोबाइल आपको 6,000 का पड़ गया, तो आपने 2,000 रुपये बचा लिया ना, और उसी पैसे को आपने अपनी किस्तों में दे दिया टाइम टू टाइम। तो आपने उस पैसे की SIP करा दी मान लो, या कुछ और इन्वेस्टमेंट में डाल दिया पैसा, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट। और ये जो पैसा आपका धीरे धीरे जाना था ये आपका कम हो गया, जो एक साथ जाना था वो पैसा भी चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो अमाउंट है वो मुझे 10,000 किसी को देना है, मतलब 10,000 देना है, लेकिन आपने 10,000 में से भी 2,000 दे दिए, 6,000 बचा लिए। बट वो जो 6,000 रुपये उसकी आपने कुछ SIPs करा दी, कुछ और फंड्स में डाल दिया जिससे कि उसकी ग्रोथ हो। और अगर ग्रोथ नहीं भी करते हैं, अगर आप आपके अकाउंट में भी, तो आपको आपके अमाउंट में जो पैसा है उसका भी तो आपको 60% रिटर्न मिलेगा ना। एवरेज रिटर्न तो मिल ही रही है बैंक, तो 60% आप वो जोड़ भी तो रहे हो। आपने कोई इंस्टॉलमेंट 1 साल की कराई थी मान लो, तो 1 साल तक पैसा जुड़ा भी था आपके पास, चाहे 500 रुपये ही जुड़ा हो,
लेकिन अगर आपने 500-500 रुपये करके जगह पूरे साल में अगर आपने टारगेट अचीव किया तो आपने देखा 8-9 हज़ार रुपये आपने प्रॉफिट्स कमा लिए पूरे साल के अंदर। तो अच्छी बात है ना ये, कि एक महीने की आपकी अगर सैलरी किसी की 15,000 रुपये थी, 18,000 रुपये थी, तो उसने एक महीने की सैलरी तो अपने कार्ड से ही कमा ली बेनिफिट्स लेकर के। लेकिन बेनिफिट्स का मतलब ये है कि आपको पेमेंट टाइम पे करने हैं सारे बैंकों के। अगर आपने एक भी बैंक का पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो जैसा लगता है बहुत इजी रास्ता है, वो उतना ही दुखदायी रास्ता हो जाता है। Correct. कैसे कि बाकी सब लोग तो क्या करते हैं, पेनल्टी कम लेते हैं, ये पेनल्टी इनकी बहुत ज्यादा है। तो ये चीज हमें देखनी है कि हमारे लिए क्रेडिट कार्ड होगी। बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये हमारे लिए जितने बेनिफिट वाले हैं उतने हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो हमें उतनी चीजें लेनी जितनी हमारे को जरूरत हो और जिसका पेमेंट हम टाइम पे कर सके। अगर हम पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा मानने का आप क्रेडिट कभी भी यूज ना करें। करेक्ट बात है। सबसे पहले आपके पास है ना क्रेडिट कार्ड होने के साथ सोर्स ऑफ अर्निंग भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में कई बार लोगों से बोला भी है कि जब भाई आपकी जॉब वॉब चली जाए, आपके पास बिजनेस ना चले, तो उस समय क्रेडिट कार्ड को थोड़ा दूर रख ले, ब्लॉक करा ले, बंद करा दे। जब सोर्स ऑफ अर्निंग है, अच्छा पैसा आ रहा है, तभी ले। क्योंकि क्या होता क्या है कि हमारे पास कमाई का साधन नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर ले, और फिर आदमी का असली गेम शुरू होता है फंसना। वो इतना यूज करता है, इतना यूज करता है, इतना यूज करता है, फिर चुका नहीं पाता, फिर किस्तों पे आता है, किस्तों पे आते 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 एक दिन वो बाउंसिंग होने लग जाती है, और वो पेनल्टी और डिफॉल्टर हो जाता है, और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सोर्स ऑफ अर्निंग आपको बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे पहले आज सारा खेल साइकोलॉजी का, आपको साइकोलॉजी को भी देखना है। जो पैसा मिलता है ना, आपको ये ध्यान रख लीजिए, बैंक आपको लोन देता है, ये एक आपकी अमानत है, आपको उसको टाइम पर चुकाना है। ठीक है, ये पहले स्टार्टिंग होती है 5,000 के 5,000 से स्टार्टिंग होती है, 50,000, फिर धीरे धीरे चलने लगता है, फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है हर चीज़ को। तो इस चीज़ का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना क्या कहते हैं यूज़ करना है, इस तरीके से के बेनिफिट है, डिस्काउंट वगैरह ले लिया वगैरह। ठीक है, तो और कोई एक्सपीरियंस? बस मैं तो यही चाहूंगा कि अगर जो बंदे क्रेडिट कार्ड बनाने में इंटरेस्टेड है, वो क्रेडिट कार्ड तभी बना जब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो। और क्रेडिट कार्ड ही नहीं, क्रेडिट कार्ड एक तरीके से लोन है, लोन कर्जा तभी होना चाहिए जब आपके पास में चुकाने की कैपेसिटी हो। कहीं से भी अगर आप पैसा लेते हो तो उसे आप टाइम पे देने की आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हमें पैसा टाइम पे दे सकता हूँ। और जितना आप दे सकते हैं उससे कम ही आप कर्जा लें किसी से भी, ताकि सामने वाले की मार्केट में आपकी छवि जो है ना, आपकी छवि साफ सुथरी रहेगी तो आपको बाजार में एक नहीं 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पेमेंट देने का तैयार है। जैसे कि बैंक है, आपको आज इंडसन देगा, कल बैंक ऑफ बड़ौदा देगा, SBI देगा, सारे बैंक चाहे AU हो, सब हो, उनको ऐसे कस्टमर चाहिए जो टाइम पे पेमेंट करते हैं। तो टाइम पे पेमेंट अगर आप करोगे तो आपके पास 100 ऑप्शंस खुले हुए हैं। और व्यापार करने के लिए, आगे तरक्की करने के लिए पैसा आपका घर का नहीं लगा सकते आप। एक टाइम के बाद में आपको पैसा बैंक से लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट जैसे ही आपको प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी कि टाइम पे आपको पेमेंट जो आपने लिए हैं वो आप टाइम पे चुकाएं। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे कि आज मैं हूँ, मेरा कोई मिलने वाला है, दोस्त है, बोले सर मुझे एक पॉइंट पर आ गया। बोले सर मुझे एक फ़ोन चाहिए, बोला आप दिला दो। तो आपने आपकी सिर्फ एक महानता के लिए कि मेरा फ्रेंड है, चलो ठीक है मैं दे देता हूँ उसको, मेरा कार्ड है, मैंने पेमेंट कर दिया। लेकिन आपसे बैंक मांगती है और आप उससे मांगते हैं, तो बैंक को आपने क्रेडिट कार्ड लगा रखा है, वो तो आपसे पेमेंट लेगी ही लेगी, बट आपने उससे कुछ भी नहीं लिया आपके दोस्त से। अगर वो आपको 2 दिन पेमेंट नहीं देगा तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि मैं किसी को कर्जा दे रहा हूँ। आपने आपके दोस्त को जो मोबाइल दिलाया उसकी EMI आपको देनी है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि बैंक आपसे EMI मांगता है। तो आपके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम हो कि आप उस पेमेंट को चुका सके, अगर आपका दोस्त नहीं भी देता है तो, कोई रिलेटिव नहीं भी देता है तो इस सब चीज़ों में ना फंसें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे झोल झपाटों में ना फंसें, सीधी सीधी बात है। ये मैं बीच में बोलने वाला था, यही बोलने वाला था कि दोस्तों तो थोड़ा दूर है प्लीज़, मेरा यही सजेशन है। बाकी आपके दोस्त हैं, आप जैसा वो करें, बट ज़्यादातर आदमी फंसता भी दोस्तों के चक्कर में ही। मैंने बहुत ज़्यादा देखा ये चीज़ें। कुछ कुछ के अच्छे होंगे, तो थोड़ा दोस्तों से थोड़ा बचा के रखें। जब देख लें कि एक ना एक दिन सबकी अंत आता, आपका आ जाता तो दोस्त का भी आ जाता। मेरा मानना है दोस्त तो सारे बुरे नहीं होते हैं। हाँ। दोस्त दोस्त होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, वो चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे फादर हो, कोई भी हो फैमिली में, अगर आप किसी को कोई भी चीज दिलवा रहे हैं तो वो सारी चीजें आप ले रहे हैं, ना कि वो ले रहा है। बैंक की नजर में उसके आप हैं और बैंक ने आपसे गारंटी ले रखी है, तो हाँ। आपको वो गारंटी चुकानी है। तो आपको चुकाना है, दोस्त बस। से आप कैसे भी लेते हैं। वो उससे आप कैसे लें वो आपका पर्सनल लुकआउट है, हाँ। लेकिन आपको बैंक को टाइम पे देना है। अगर आप बैंक को टाइम पे दे पाएंगे तो ही बैंक आपको आगे से क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा या रिवॉर्ड्स पॉइंट देगा, आगे से आपको सिविल बढ़ाएगा। जो भी चीजें तभी बढ़ेंगे जब आप पेमेंट टाइम पे करेंगे। अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, मतलब कि आप धीरे 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 उस दलदल में फंसते चले जाएंगे जहाँ से निकलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छा, भगवान जी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। तो आपका लोन में से कोई एक्सपीरियंस है? देखो सर, मेरा मानना ये है कि मैंने अभी तक कोई लोन लिया नहीं है। मैं मेरी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँ,
मैं 90% चीज़ें कैश में डील करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर कैश है तो अभी मैंने रिसेंटली 3-4 साल से कार्ड्स यूज़ करना चालू किया है। वो भी इसीलिए यूज़ करना चालू किया है कि मुझे पेमेंट कैश में से करने थे, उसका मुझे रिवॉर्ड्स पॉइंट का बेनिफिट हो जाता है और पैसा मैं धीरे धीरे टाइमली डिपॉजिट कर देता हूँ, उससे मेरा सिविल भी इंक्रीज रहता है। भाई आज आपके पास पैसा है, बैंक को तो पता ही नहीं ना आपने कभी कुछ लिया भी है, आपने कैश निकाला कहीं से भी, मेरे पास 2 लाख कहीं से कैश है, 2 लाख रुपए मैंने दे दिया, तो अभी एंट्री तो कहीं है ही नहीं ना, ना तो बैंक में एंट्री है ना कहीं है। तो आपकी एंट्रियां रहे टाइम पे, गवर्नमेंट को पता रहे कि हाँ भाई ये पेमेंट करता भी है, इसका पेमेंट आता भी है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने धीरे धीरे कार्ड्स को यूज़ करना चालू कर दिया, बैंक में ट्रांजेक्शन ज़्यादा चालू कर दिए। पहले मैं सारा पैसा कैश आया करता था ज़्यादातर और कैश में काम किया करता था। अभी रिसेंटली मैंने सब कुछ बंद कर दिया है और सब कुछ ऑनलाइन चालू कर दिया है। जब से मोदी जी ने कहा कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कहा कि बोले नहीं सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया, तब से मैं भी डिजिटल पेमेंट के ऊपर ज़्यादा चला गया। सपोर्ट किया बिल्कुल सर, डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट किया। होना चाहिए बेटे ना। तो लोन वगैरह का ऐसा कोई हिस्ट्री रही नहीं है अभी? नहीं सर, अभी तक कोई लोन तो की लोन के बारे में कुछ सजेशन या कुछ जानते हैं? लोन तभी लेना चाहिए आदमी को जब उसकी ज़रूरत हो। जरूरत से मतलब ज़रूरत से मतलब अगर आपको बिजनेस करना है और पेमेंट की ज़रूरत है तो पेमेंट लेना चाहिए। लोन स्टार्टिंग डे में आप लोन किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं, पहले उसका पर्पज़ होना चाहिए, और लोन मैं चुकाऊंगा कहाँ से, वो सेकंड प्रायोरिटी है कि भाई मेरे पास पेमेंट, अगर आपको 5 लाख की ज़रूरत है तो 5 लाख रुपये कैसे चुका पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने 4 साल की ईएमआई कराई है तो 4 साल में ईएमआई दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। अगर मेरी प्राइवेट जॉब है और मेरी जॉब 4 महीने चली जाती है तो उस 4 महीने के दौरान मैं कोई जॉब नहीं ढूंढने में 2 से 3 महीने लगते हैं, अगर तो 2-3 महीने में मैं पेमेंट कहाँ से दूंगा। उसका एक ऑप्शन है लोन इंश्योरेंस। तो वो सब चीज़ें आपको पहले से आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे राय लेनी पड़ेगी। अगर आपके एडवाइजर नहीं है तो आपको कोई बताएगा ही नहीं ना, तो पहले सारी चीज़ों का पता होना बाकी चाहिए। मैंने बता दिया आपको। सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके बाद आप लोन लें, लोन लेके टाइम पे आप पेमेंट डिपॉजिट कराएं। थोड़ा मैं लोन के लिए थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले लोन मैंने ये बताया था एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों होता है। तो लोन कब लें? जब आप अपना, जैसे मैं पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, जब खुद को ग्रो करना है, किसी परेशानी से, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी भी तरह की परेशानी, तो लोन लें। बिल्कुल एसेट्स बनाकर लोन लें। लोन ऐसे ना लें, ऐसे होता है ना जैसे लोगों की 20-20 हज़ार की सैलरी और 1-1.5 लाख का आईफोन खरीद लिया, सुना है ना? बिल्कुल कार क्या होता है उनके अननेसेसरी हाँ, अन्य से कार ले ली है, या जब जरूरत नहीं थी तो चलो चलो अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपने क्लब में चले गए, वहाँ कार्ड यूज कर लिए, अच्छे कपड़े ले लिए, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जरूरतें सही हो रही हैं, काम चल रहा है, तो पहले आपको काम चलाना है और आपको सेविंग्स करनी चाहिए। कुल मिला के जो पर्पस है ना इस वीडियो का, ये है कि आप लोगों को वैल्यू कैसे मिले। अब वैल्यू, जैसे मैं पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, तो पर्सनल लोन क्या कर, मैंने आपको पहले बता दिया, इसी चीज कंडीशन में लेना है। देखिए ना, तो ऐसा नहीं 20 हज़ार की सैलरी आईफोन खरीद लिया, फिर एक कितने दिन में यार हर चीज का भूत उतरता है, 1 हफ्ते 1 महीने में है। उसके बाद दोस्तों के पास जाके बोलते हैं यार भाई मैंने ये लिया है, 1 लाख का लिया था, 30 हज़ार रुपये कम देती हो, मुझे करवा दे, तुझे मुझे बचा। ऐसा नहीं करना दोस्त। अगर पैसा आपकी जेब में होगा ना, आप किसी कई जगह इन्वेस्ट करेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट पैसा हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मगर ये जो ग्रेटेड सर्टिफिकेशन जो होता है ना, तुरंत संतुष्टि, ये बहुत घातक होती है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, है ना? तो ऐसे बिजनेस लोन को देखो, बिजनेस लोन को मैं कब क्या प्रेफर करता हूँ, कब करता हूँ, जैसे सपोज करो, भगवान जी सपोज करो, मैं, आप भी समझ रही हूँ, आपको ये पता है कि मैं ये बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं आज 5 लाख लगा लूंगा और मैं गारंटी कर रहा हूँ 5 लाख लगते हैं, मैं इसमें 50,000 बना लूंगा। कोई सौदा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी चीज़ है ना, मैं बना लूंगा। बट आप 100% श्योर हो उस चीज़ के लिए। जब श्योर हो आप उस चीज़ के लिए, तब सबसे पहले अपने फादर मम्मी पापा से मांगिए, फ्रेंड से, भाइयों से, रिलेटिव से मांगिए। जब आपको सपोर्ट कहीं से ना मिले, फिर आप इसकी तरफ आइए। किसकी तरफ आइए? लोन की तरफ आइए। क्योंकि जब आपके बीवी बच्चे परेशान होते हैं ना, तो कोई सपोर्ट करने नहीं आता है ना, कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आप बना लोगे पैसा, तो आप लोन की तरफ आइए। किसी भी तरह का लोन लें। तो व्यापार की तो सबसे पहली गणित ही यही है कि रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा जीवन में। आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस छत के नीचे खड़ा हूँ, ये जो एम्पायर है, बिना रिस्क के नहीं है ना, तो रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। जितने भी आप सक्सेसफुल पर्सनों की स्टोरी सुनोगे, पढ़ोगे, उनको रीड करोगे, तब आप देखिए सबने ही कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है, चाहे वो बैंक का हो, फैमिली का हो, किसी ना किसी का सपोर्ट लिया है। तो आपको सपोर्ट का मतलब यही है कि आपको रिस्क लेनी पड़ेगी जीवन में। और जितने भी लोग हैं, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपकी जो ग्रोथ है एक जगह जाके रुक जाएगी। आप देखिए जितने भी सैलरीड पर्सन है, चाहे वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद में कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, या बहुत सारे लोगों को आप पर्सनली भी जानते होंगे कि जिनके दादाजी कचौरी की दुकान लगाया करते थे, आज उनकी 3 पीढ़ियां हो गई, वो आज भी कचौरी बेचते हैं। तो बात कचौरी बेचना मोटिव नहीं है, बात ये कि उससे उन्होंने घर बना लिया, 3-3 बहनों की शादी कर ली, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा है।
जब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब आप विजिटिंग कार्ड किसी को भेजते हैं, शादी का कार्ड भेजते हैं बहुत सारी जगह पे, तो आप लिखते हैं प्रतिष्ठान कि मेरा ये व्यापार है। तो जो व्यापार जब नाम आता है तो मार्केट में आपकी गुडविल बनती है, छवि बनती है। और आदमी की सबसे पहले हमने जब बात की थी कार्ड्स की, तो भी हमने बात की थी बैंक के सामने छवि। तो आपकी छवि बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। आज मैं जिस जगह व्यापार लेके बैठा हूँ, एक चीज मैं काट के बोल दूं, हाँ बताएं। क्योंकि फिर मेरे माइंड से निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपने ये बोला था रिस्क लेना चाहिए, तो बड़े बड़े बोल लेते हैं, तो ये बात रियल है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, हर टाइम लेना पड़ेगा, और क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जितना देखो, मैं आई थिंक मैंने कितना एक्सपीरियंस किया है, भगवान जी ये बात ध्यान रखना, किसी भी फील्ड में कोई गोल है ना आपका, उस गोल में फेलियर के 100 पॉइंट है। सुनना आप मेरी बात को गौर से सुनना, उस फील्ड में, उस गोल में, उस फेलियर के 100 पॉइंट है। आप जितनी जल्दी उस 100 पॉइंट को फिल कर लेंगे ना, वो एक पॉइंट आपका कामयाबी का होगा। तो जितनी ज्यादा हार सकते हैं ना, उतना हार लो, क्विक डिसीजन लो, और थोड़ा स्मार्टली तरीके से। मैं इसी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा आपको कि मेरे फैमिली के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम को पता, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज होती है। मेरे परिवार के रियल ब्रदर है ना, जब वो जयपुर कोचिंग करने के लिए आए, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो जब वो कोचिंग करने गए तो उनको वहाँ पे क्लासमेट जब मिले 7-8, तो सारे के सारे रूममेट जो उनके थे, उसमें 3 रूममेट ऐसे थे कि जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ उन्होंने पढ़ाई की उसके टॉप थे, कॉलेज में टॉप रहे वो लोग। उसके बाद में जब कोचिंग करी तो साथ में करी, लेकिन जब वो साथ बैठते थे रात को, तो बोले यार भैया यार कैसे क्रैक करेंगे, इतने सारे लोग बैठ रहे हैं यार, संभव ही नहीं है क्रैक हो पाएगा। तो वो 4-5 महीने उसने कंटिन्यू कोचिंग करी, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं जाके हताश हो गया, टूट गया अंदर से। उसने मेरे को बुलाया कि भगवान भैया क्या कर सकते हैं। मैं गया और मिला, उसके सारे यार दोस्तों से मिला, मैं नोटिस किया तो उसमें सारे दोस्तों का यही कहना था, बोले यार भैया बहुत मुश्किल है, इतने सारे लोग बैठते हैं यार, कैसे होगा। फिर मैंने उससे फिर काट के बोलता हूँ, इस टाइप के जो दोस्त होते हैं ना, नेगेटिव लोग, प्लीज यार थोड़ा दूर रहो, इसी को दूर रहो, ऐसे दूर, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। मैं इसी को कंप्लीट करना चाहूंगा। जब मैंने उससे डिस्कशन किया तो मैं उसको बोला कि तेरी क्लास में जितने भी तेरे यार दोस्त होंगे, कौन कौन ऐसे हैं जो कभी किसी से बात नहीं करते, कि कोई तो ऐसा होगा जो टॉप आया है, आपने कॉलेज टॉप की तो आपने की ना, आपकी क्लास में मान लो 100 बच्चे थे, आपने अकेले ने टॉप किया ना, तो 99 लोगों को आप अप्रिशिएट, वो आपको मोटिवेशन करेंगे ना, नहीं सब कर सकता है। तो ऐसे लोग भी तो होंगे जिन्होंने वो एक सीट के लिए लड़ाई करी, 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एक बंदा तो है जिसने क्रैक करी, एक को तो सीट मिली है ना। तो एक बंदा कौन है आपके कॉलेज में, आपको लगता है कि जो जिसको कहता है कि हाँ मैं क्रैक कर लूंगा। बोले भैया ऐसे है 4-5 बंदे हैं। मैंने कहा वही तेरे असली दोस्त हैं, वही तेरे जीवन के सच्चे साथी हैं। अगर उनके साथ जुड़ेगा तो कभी भी तेरे को विफलता की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो आपको हमेशा सक्सेस लोगों के साथ रहना चाहिए। सक्सेस लोगों का मतलब ये नहीं जिन्होंने तरक्की कर ली, नहीं, जिनका गोल ही तरक्की है, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ और मैं कर दूंगा। क्लास में देखो आप सब बच्चे होते हैं, आप कभी भी किसी भी आपके यार दोस्तों से पूछना कि यार मैं, तू कितने परसेंट लेके आ जाएगा, तो बोलेगा भैया मैं 70 ले आऊंगा, मैं 80 ले आऊंगा, मेरा 82 ले आऊंगा। जब उसको खुद को अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 100% लेके आ सकता हूँ, तो 100% आएंगे ही नहीं ना सर। तो आपको हमेशा वही लोग साथ रखने जो 100% अचीव करने की ताकत रखते हैं। वो व्यापार के अंदर 100% अचीव करने की ताकत रखते हैं। व्यापार का मतलब है रिस्क के अंदर, जो उसने कह दिया आपने सर मैं व्यापार कर रहा हूँ और मेरे को अब ये करना है, तो ये कहे कि हाँ अरे क्यों नहीं यार भाई, मेरा दोस्त है उसने करा है ना 100%। आज उसने 2 लाख रुपए लगा के दुकान खोली थी, आधी 9 लाख रुपए का उसका मंथली सेल है। बोले 2 लाख की दुकान 9 लाख रुपए की सेल कैसे? बोले आज जो माल बिकता अगले दिन रिफिल कर देता है ना, वो पैसा निकालता ही नहीं है। भाई आपने 2 लाख रुपए लगा के व्यापार स्टार्ट किया, लेकिन अगले दिन आपकी सेल है 70,000, आपने फिर 70,000 की परचेसिंग करी, तो पूरे महीने में 9 लाख रुपए की सेल करी ना। अब 9 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ना, 2 लाख रुपए तो आपका खत्म हो गया ना वहीं पे ही, लेकिन आपने उसको वापस ऐड करते गए ना। सर उनसे बात करा दीजिए आप, वो आए हैं सुरेंद्र जी, सर से बात करिए। तो वो रेगुलर बात हुई ना, तो आपने कहीं ना कहीं तरक्की की ना। तो आप जब तक 2 लाख की रिस्क नहीं लेते तो आप 9 लाख पे कैसे पहुंचते? तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी और व्यापार करना चाहिए। सभी को मैं कहूँगा व्यापार करना चाहिए, चाहे छोटा ही हो। व्यापार की कोई सीमाएं नहीं है। देखो जॉब आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, चाहे आप आईएएस के पद पे हो, आईपीएस के पद पे हो, लेकिन जब आप रिटायर्ड होंगे तब उसी जगह से रिटायर्ड हो जाएंगे ना। आपके बच्चों को आपने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ वो पैसा दिया जो गवर्नमेंट में आपने सेविंग की, जो जोड़ा, चाहे आपने हर तरीके से जो पैसा जोड़ा, वो पैसा तो आपने डिपॉजिट किया ना, वही तो पैसा आपको गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं तो आज आपने किसी व्यापार में कोई दुकान खोली, उसको 4 साल चलाई, तो जिस जगह वो दुकान आप छोड़ोगे, देखो एक संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। संसार में से कोई भी नहीं जो पूरे जीवन भर जीवित रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के किसी संप्रदाय को उठा के देख लो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब जाना निश्चित है तो जो आपने जीवन काल में किया, जो भी आपने तरक्की की, जो भी आपने ग्रोथ करी, वो ग्रोथ जैसे कि मान लो आपने व्यापार किया, तो आपने जो सर्कल बनाया व्यापार का वो आपके बेटे के लिए छोड़ के जा रहे हो, वहीं से आपका बेटा उसको चालू करेगा। ना कि जॉब की तरह कि जॉब आपने 15,000 की थी तो जॉब में तो आपका बच्चा आएगा तो वापस इंटरव्यू देगा,
नया एचआर आएगा, वो इंटरव्यू लेगा, सब चीजें लेगा। इस चीज को देखो, ये थोड़ा पॉइंट है ना, जो बहुत हमारे बड़ा है, वो ना, बहुत हमारे इससे अलग है, जो हमारा जो एक मिशन है उससे थोड़ा अलग है, बट हम लोग इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। बट एक चीज बता दूं, एक से एक एग्जांपल था, बड़े थोड़ा उधर कैमरे को दर्शक, एग्जांपल था कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, कॉर्पोरेट था, और उसके बाहर एक ऐसे स्टॉल थी, कचौरी समझिए, चाय की किसी की स्टॉल बोल दें, है ना, जैसे आपके घर। तो वहाँ का जो बहुत बड़ा मैनेजर मान लो, या कुछ भी सीईओ ही मान लो, वो आता है और उससे बोलता है, यार तू यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, तेरे में मेरे में बहुत फर्क है। तो वो उससे यूँ बोलता है, ठीक है, आप में मेरे में बहुत फर्क है, बट एक बात ध्यान रखना, आप जब आपका बच्चा होगा ना, वो जो वाले सीईओ से मान लो या मैनेजर मान लो, आपका जो बच्चा होगा वो जब स्टार्टिंग करेगा ना, शुरू से स्टार्टिंग करेगा, और मेरा जो बच्चा होगा ना, उसको वो वहां से स्टार्टिंग करेगा जब मैं बिजनेस छोड़ कर जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये बिजनेस व्यापार और की एक calculation ये कैलकुलेशन होती है कि व्यापार को आप जहाँ छोड़ोगे वो वहां से ग्रेट ही करेगा। ये आप ये देख लीजिए, अंबानी का जो ना, अंबानी से नीचे का जो करोड़ों रुपए की सैलरी मंथली पाता हो, तो उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं जानता, चाहे करोड़ रुपए की सैलरी मंथली पाता हो, बट उसको कोई नहीं पहचानेगा, पहचानेंगे सिर्फ अंबानी के नाम से, जियो या रिलायंस को। बट कोई चाय की स्टॉल भी लगाता है ना, उसकी नाम लेती है फला के नाम, भगवान सिंह चाय स्टॉल। एक बात बता रहा हूँ मैं, ये चीजें नाम वो रहता है। तो ये चीज होता है, बिजनेस का पावर ये होता है कि छोटी सी भी दुकान लोगे तो ये होगा। तो और ओवरऑल हमारा मतलब ये था कि आप अगर बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो बिजनेस लोन भी आप इसे ले सकते हैं। होम लोन के लिए भी थोड़ा कुछ सजेस्ट करेंगे? होम लोन, देखो होम लोन का भी बहुत सही तरीका है। जैसे कि मान लो अपन कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कहीं नई सिटी में जाके रह रहे हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये हमें रेंट देना है किसी भी जगह पे, तो हमें देखना है कि हमें यहाँ कितने समय के लिए रहना है। मान लो किसी सिटी में भी रह रहे हैं और हमारा रेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, रेंटल लोग हैं, तो आपको फ्लैट ले लेना चाहिए, फ्लैट या फिर खुद का मकान ले लेना चाहिए, ज़मीन ले लेनी चाहिए, ताकि जो आपकी किराया जा रहा है, देखो किराए की एक लिमिट है, धीरे धीरे बढ़ेगा। आज बढ़ेगा। आपने 10 हज़ार से स्टार्ट किया है किराया, तो कल 12 हज़ार होगा, साल भर बाद 15 हज़ार होगा, फिर 30 हज़ार होगा, 40 हज़ार होगा। लेकिन आपकी जो, अब देखो मकान की बहुत बड़े टॉपिक्स है ना, इनके ऊपर आप बहुत लंबी चर्चाएं चलती हैं सर। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा देखो कि आपने मकान लिया, तो आपने 4 लाख का मकान लिया, सीधी सी कैलकुलेशन है मकान की। तो आपने ज़मीन ली, मान लो 100 गज ज़मीन ली, 10 लाख रुपए की ज़मीन आ गई आपकी, 15 लाख की ज़मीन आ गई, मकान बना लिया, 50 लाख का हो गया। आपका लोन तो 50 लाख का ही है, और 50 लाख रुपए के लोन की आपकी जो ई आ रही हैं, वो जो भी आपकी बैंक ने डिसाइड की 15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, वो ई है। ई भी फिक्स है, लोन अमाउंट भी फिक्स है, लेकिन ग्रोथ फिक्स नहीं है ना। आपकी प्रॉपर्टी आज जो 50 लाख की थी, वो धीरे 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 4 साल बाद में उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए होगी। तो आपने क्या कमाया? 1.5 लाख रुपए कमाया ना। फिर इन केस कभी आपको रिस्क लग गई कि भाई मेरे को दिक्कत आ रही है, व्यापार में कोई समस्या है, घर में कोई समस्या है, उसको छोड़ोगे तो वो 2 करोड़ में बिकेगी, ना कि 50 लाख में बिकेगी। 50 लाख रुपए बैंक का अगर आपको कुछ बच रहा है, मान लो 10, 20, 50 लाख रुपए, 15 लाख जो भी बच रहा है, उसको डिपॉजिट किया, तो भी आपने क्या कमाया? कमाया ना। 1,20,000 जो भी कमाया कमाया ना। तो इसलिए हमेशा होम लोन भी लेना चाहिए टाइम पे, बिजनेस लोन भी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सीमाएं उसमें बहुत बढ़ती हैं। आपका ये विस्तार होता है, व्यापार का विस्तार होता है। ठीक है, इसमें तो कुछ एक और अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है? जैसे कि देखिए, होम लोन का मतलब क्या होता है, दो तीन चीजें क्राइटेरिया बताता हूँ। होम लोन आप 10 लाख का लोगे तो 20 लाख चुकाओगे, बिल्कुल 10 लाख का होम लोगे 20 लाख चुकाओगे, करेक्ट? बिल्कुल सही है। लोग ये क्यों करते हैं? सबसे पहले, अब इस चीज में मैं बात करूंगा तो बात अलग होगी। इसकी जगह अगर वो किसी होम लोन ले रहे हैं और वहाँ 5 या 10 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं, तो इसकी जगह 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? 5-10 हज़ार रुपये जहां वो 10 लाख इन्वेस्ट करके 20 लाख पाएंगे, 25 लाख भी पा सकते हैं, 30 लाख भी पा सकते हैं। ये ग्रोथ पर है, मार्केट की ग्रोथ पर। जहां भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप तो 10 लाख मान लो, 10 लाख लगा, 10 लाख बनाया, वो कैसे रहेगा? वो बहुत बढ़िया रहेगा। ये कितना बढ़िया रहेगा। हम्म, बट इसमें भी कंडीशन है। एक तो वहां एक बंदा जो बिल्कुल रेंट पर रह रहा है भाई, वो हर महीने 10 हज़ार रुपये दे रहा है, तो यार फिर वो इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करे और किराया देता रहे, तो फिर उसके लिए तो नहीं, फिर तो वो होम लोन ले ले। बट उन बंदों के लिए मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करें जो खुद का घर है, मतलब फादर के घर में रह रहे हैं, फादर के घर में रह रहे हैं, बट सपना सोचे यार मुझे अपना बनाना, फिर लोन लेना, तो वो किसको क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी कहेंगे उसको। तो आप जब फादर के पास रह रहे हो, सपोर्ट फादर का है या किसी का भी सपोर्ट, तो आप इन्वेस्टमेंट करो। बट अगर रेंट पे रह रहे हो, मैंने रेंट भर रहे हो, तो आप होम लोन लेना। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो ये होम लोन का है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में कुछ है आपको, मतलब सॉरी, इन्वेस्टमेंट क्या, इंश्योरेंस में, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। पहले इंसान को जीवन में, जैसे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, कि जो आया है उसको जाना निश्चित है, तो वैसे ही स्वस्थ आदमी का बीमार होना भी निश्चित है। सारी बीमारी सब जगह आती है, हम रोड पे ट्रेवल करते हैं, मान लो गिर गए, कर गए, कभी हम छत पे हैं, गिर गए, हाथ हमारा टूट गया, हम काम करने योग्य नहीं है, तो इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सारे इंश्योरेंस कराओ मत कराओ, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराओ। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ स्वस्थ है। और इन केस अगर कभी
कहते हैं ना कि इंसान की कमी पैसा नहीं भर सकता, लेकिन मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको ये कहता हूँ कि इंसान की कमी पैसा नहीं भर सकता, लेकिन पैसे से बहुत सारी जगह उसकी कमी अखरती नहीं है। कि मान लो कभी किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, उसकी बेटी की शादी है और पैसा नहीं है, तो जो उसके पिताजी ने उसके लिए छोड़ा है 2 करोड़ रुपए जो उसके टर्म इंश्योरेंस पे आए थे, वो 2 करोड़ रुपए उसके पिताजी को नहीं ला सकते, लेकिन उसके पिताजी की कमी को पूरी तरीके से भर सकते हैं। इसलिए भर सकते हैं कि उसके पिताजी जब होते तो वो भी वही सब चीज़ें प्रोवाइड कराते अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, शादी के लिए। वो जो पैसा उस सारी चीज़ों को कवर कर देगा। वहाँ आपको अपने पिताजी का ये प्राउड फील होगा कि नहीं, मेरे पिताजी चले गए, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरे पिताजी ने हमारे फ्यूचर के लिए इतनी सारी चीज़ें पहले से प्लान कर रखी थी। तो निश्चित तौर से हरी बीमारी भी आती है घर में, आदमी गिर भी जाता है, किसी का पैर टूट गया, किसी के हिप में फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो इसलिए हमें हमेशा लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस तो मैं कहूँगा सभी को कराना चाहिए जीवन में, हर बंदे को। जैसे कि हमने 10 लाख की बाइक ली या 10 लाख की कार लेते हैं, हम सबसे पहले उसका कंपनी जब निकालती है तो पहले इंश्योरेंस करके निकालती है 60 से 70 हज़ार रुपये। जब उस 4 पहिए के लोहे के ठाटे के जब हम पैसे देते हैं तो हम तो जीते जागते हैं ना यार। मतलब ये बात ये वाली बहुत बढ़िया हमारे लिए है ना। हाँ। पहले आप स्वस्थ हैं तो मतलब सब कुछ स्वस्थ है, तो आप सबसे पहले अपना इंश्योरेंस कराएं। देखो, हाँ ये बात है। देखो, आप गाड़ी के लिए तो हर इंसान गाड़ी के लिए इंश्योरेंस कराएगा, है ना, बट खुद के लिए इंश्योरेंस नहीं कराते। मैं एक दो चीजों को ना एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन देखो सर, आप अपने लिए इंश्योरेंस कराएं ना कराएं, खुद के लिए कराओ मत कराओ मेरे भाइयों, लेकिन अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस जरूर कराओ। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप अकेले स्वस्थ नहीं हो, आपके पीछे आपसे जुड़ी माता पिता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो सब स्वस्थ है। अगर आप बीमार हो गए, आपको कुछ हो गया, तो आपका पूरा परिवार पैरालिसिस हो गया। क्योंकि बेहतरीन। आपकी जो नींव है, आपकी जो सबसे बड़ी जो आपकी बैकबोन है, वो आप हैं आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि आपसे आपका पूरा परिवार चलता है। तो आपका जब आपका पूरा परिवार आप चलाते हैं, तो अगर आपको कुछ हो गया तो फिर परिवार का क्या होगा। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं स्वस्थ हूँ तो मेरे से जुड़े मेरे सारे लोग स्वस्थ हैं। तो आपको सबसे पहले अपना, आपके परिवार का सबका इंश्योरेंस कराना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लूँ, है ना भगवान जी, बिल्कुल। तो बहुत से मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो लोग होते हैं वो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट नहीं ले सकते। आई थिंक बात जन है। और अपना तो इस चैनल का मोटिव ये है कि लोगों को सजेस्ट एक मतलब एक रियल अवेयरनेस देना और उनको रियल इन्फॉर्मेशन देना, मतलब उनको उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग या उनकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप प्राइवेट नहीं ले सकते, देखो मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट बहुत देती है, जैसे चिरंजीवी देती है हमारे यहाँ पर। हर स्टेट का अलग अलग, हर अलग अलग हमारे यहाँ वो 5 लाख जने 25 लाख का कुछ है अप्रोक्स, इतना ही है। तो गवर्नमेंट देती है। तो हम लोग जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं तो वो लोग जरूर कराएं ये चिरंजीवी का। बट अगर मैं आपको ना प्राइवेट और ना इसमें बताता हूँ प्राइवेट वाला क्या होता है। सबसे पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू बताता हूँ। देखो, अगर हेल्थ इंश्योरेंस में आप मान लीजिए आपकी छोटी छोटी बीमारी, कोई सर्जरी आ गई या छोटा तो कुछ ऑपरेशन भी आ गया, तो 2.5-3 लाख रुपए लगना मामूली बात है। और अगर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई और भी ज्यादा बड़ी तो आपके 50-60 या 10-20 लाख से स्टार्टिंग होगी। कब कितना लग जाएंगे पता नहीं चला। अभी मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि आपके अगर हाथ में लग गई, आप कमाने योग्य नहीं रहे, तो आपकी उस जगह पे आपको जो इंश्योरेंस क्लेम है वो आपको बेनिफिट देता है कि आपकी आज की महीने की इनकम 50,000 रुपये थी, तो इनकेस अगर आप हैंडीकैप हो जाते हैं तो जो आपने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है वो आपको 50,000 रुपये महीना पे करता है। वो भी है। तो इसीलिए आप इंश्योरेंस जब ले लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। और अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस, देखो क्या होता है कि आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो लोग रिच पीपल हैं, जो मिडिल क्लास लोगों से थोड़ा सा अपर हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले अपना इंश्योरेंस कराते हैं। उनके पेट दर्द भी अगर होता है तो उनका इलाज कहाँ होता है, फोर्टिस, जो दुर्लभ जी, एस के सोनी, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, तो क्यों होते हैं कि उनको पता है हमारा कुछ नहीं लग रहा, हमने तो एक बार दे दी, हमने तो एक साथ फंड जमा करा दिया, अब तो हम बैंक के या जिस इंश्योरेंस कंपनी के थे उसके जमा ही हैं। वहाँ जाएंगे, बढ़िया ट्रीटमेंट लेंगे, बढ़िया 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज होंगे, और अब तो बढ़िया रूम मिलेगा इसी वाला, रूम लेंगे, रूम के साथ में आप देखिए कि अटैच उसमें लेट बात होगा, टीवी लगा होगा, आपको लगेगा कि आप बहुत 5 स्टार होटल जैसे लाइफ जी रहे हैं। करेक्ट। और वहीं पे पहले तो कहता था हॉस्पिटल में आपको टिप्पण लेके जाना पड़ता फैमिली को कि भी भैया बच्चा बीमार है, उसको पोहे लेके जाना है या दलिया लेके जाना है, खिचड़ी, वो सब चीजें बंद हो गई। अब तो हॉस्पिटल अपनी कैंटीन चालू कर रखी है, वही आपको प्रोवाइड करेंगे सारी चीजें, और हेल्थी फूड और सब कुछ आपका बिल में इंक्लूड करके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर देंगे। तो इसलिए सब चीजों से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मैं इंश्योरेंस भी टाइम पे करा लूँ। थोड़ा काट के बोल रहा हूँ। देखो, गवर्नमेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस वो ये है कि आप अगर लोअर क्लास से हैं और धक्के थोड़े हॉस्पिटल खा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आपका 1001 रुपये में काम हो जाता है। बट अगर आप थोड़े रिच लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि एम्बुलेंस आए, घर से आपके पेशेंट को ले जाए और आपको कोई हेडेक नहीं रहे, लाए और ले जाए, छोड़ दे, VIP ट्रीटमेंट दे,
मतलब जैसे बताया भगवान जी ने कहानी है सर, मेरा एक चीज और भी इसके अंदर पता है आपको, पता है ये किसी भी इंश्योरेंस में आपको 80D के अकॉर्डिंग आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो जो लोग टैक्स में बेनिफिट चाहते हैं उन लोगों के लिए भी इंश्योरेंस बहुत जरूरी था। ठीक है ये हाँ, आप बोलिए। नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा, चाहे आप गवर्नमेंट कराएं, प्राइवेट कराएं, कुछ भी कराएं, आप ये मान लो कि जैसे आजकल बहुत सारे हैं कि आपका पर डे का, आप ये मान लो कि पर डे के अगर आप 20 रुपये भी रोज निकालेंगे एक एक सदस्य के नाम पे, तो आप इतना फंड इकट्ठा कर लेंगे जिससे आपके इंश्योरेंस में पैसा चला जाएगा। तो आपको आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए आप इतना तो खर्चा कर ही सकते हैं सभी लोग, और करेक्ट, बहुत बड़ी बात बोली आपने। सबको करना चाहिए। आज के समय में मैंने नोटिस किया है कि लोग सिगरेट पीते हैं, है ना, आज के युवा जितने भी हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग अल्कोहलिक हैं। तो मैं सबसे चाहूँगा कि आप एक दिन की एक सिगरेट कम कर दीजिए लाइफ की, 2 गुटखे कम कर दीजिए। अगर कोई ड्रिंक करता है तो 1 पैक कम कर दीजिए अपना, उस 1 पैक से आप अपने पूरे परिवार को सिक्योर कर सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी चीज़ें छोड़ दो, आदतें कम कर दो, लेकिन ठीक है, आप आपकी आदतों में पहले अपने परिवार की भी जो जिम्मेदारी है उनको निभाने के लिए, भगवान ना करे कि कभी आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे परिवार वाले ये ना कहें कि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया। तो वो जब आपकी जो कमियां हैं वो इंश्योरेंस कंपनी बहुत क्लेम हद तक कवर कर देती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है और अपनी इन चीज़ों को छोड़ करके अच्छी आदतों पर मूव भी होना है। गुड गुड। और मैं बात बता दूं, जितने भी ये रिच पर्सन है ना, या चाहे अंबानी को ले लो, अडानी को ले लो, ये सब चीज़ का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। अपना हेल्थ इंश्योरेंस, इनका टर्म इंश्योरेंस होता है, इनका लाइफ इंश्योरेंस होता है, इनके सारे इंश्योरेंस होते हैं, ध्यान रखना। और अगर आपको भी फाइनेंशियली ग्रो होना है, और बहुत सुनते हैं फाइनेंशियल ग्रो, फाइनेंशियली ग्रो, फाइनेंशियली ग्रो, तो इंश्योरेंस पे जरूर ध्यान दीजिए। और मैं इंश्योरेंस के 3 एक सेक्टर बता देता हूँ आपको। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने बता दिया आपको। दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। ये थोड़ा कॉस्टली इनका प्रीमियम होता है, बट ये लाइफ जिंदगी के साथ भी होता है, जिंदगी के बाद भी, यानी आपके साथ भी रहेंगे और आपके बाद भी रहेंगे। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, जो आपके जाने के बाद टर्म इंश्योरेंस, आप पता है टर्म इंश्योरेंस बहुत कम अमाउंट में आता है यार। मैं तो ये सोचता हूँ आप लोगों को सबसे ऊंचा इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद 50 लाख, 1 CR, 2 CR जैसे भी आप लेंगे वैसे आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। और छोटे मोटे अमाउंट में 1000 रुपये महीना भी आप निकाल रहे हैं ना कम से कम, तो आपको 85 लाख का तो मिल ही जाएगा। ठीक है। और इससे ऊपर ऊपर जैसे भी आपकी एज के अकॉर्डिंग भी होता है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना कम प्रीमियम होगा, जितना लेट करेंगे उतना लेट प्रीमियम होगा। तो टर्म इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस पे और लाइफ ये तो ये हो गया। व्हीकल का तो है ही, ठीक है, व्हीकल तो सब लोग कराते ही हैं। तो व्हीकल का भी जो नहीं करा था आपने करा के रखिए, व्हीकल ही बहुत जरूरी है। ये नहीं कि 2 दिन बाद 10 दिन बाद कराना, हैंड टू हैंड करा लो, क्योंकि कभी भी मार्केट में निकले और कोई दुर्घटना हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही वाली समस्या है जो फैमिली की वाली जो हम बात कर रहे थे, इसलिए तो ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं, डीमेट वगैरह ये वगैरह? मैं चाहूँगा कि अगर हम एक ही साथ में सारे मुद्दों पे चर्चा कर लेंगे तो हमारे पास आगे कभी चर्चा करने के लिए कोई मुद्दे नहीं रहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि पहले हम एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, और हम आपसे बहुत जल्दी, आप जब भी आपका मन करे कि भगवान जी अब आपसे मिलना चाहिए, तो आप कभी भी आपके भाई को याद कर सकते हैं और हम आगे इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। और मैं थैंक यू। चीज़ क्या है ना, मैंने देखा कि अगर हम एक ही साथ में अगर सामने वाले की थाली में 10 चीज़ें परोस देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझे क्या खाना है। अभी पहले हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर इंश्योरेंस पे आए, फिर हम होम इंश्योरेंस पे आए, है ना। तो सारी चीज़ें धीरे 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 अगर बढ़ जाएंगी, एक ही वीडियो में अगर आप सब कुछ कर देंगे तो उसको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, मान लो किसी को क्रेडिट कार्ड की नॉलेज चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। तो इसलिए आगे से मैं आपसे भी एज ए ब्रदर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे आप एक एक टॉपिक पे क्लियर करते चलें, कि आप कभी इंश्योरेंस की बात करें, कभी किसी भी चीज़ की करें, तो उस मुद्दे को पहले अपने ऑडियंस के सामने रखें और उसको क्लियर करें। और फिर जब वो पूरा मुद्दा हो जाता है तो फिर आप उसको नए सिरे से, नई जगह से, नए बंदे के साथ में सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलें। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और सबको काम करना, इसके लिए सॉरी बोलता है ना। सही है। और बट मैं यही कि मैं एक ही बार में सोचता हूँ कि एक ही बार में सब कुछ कवर कर दूं, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर ये वीडियो शॉर्ट होती तो इनको भी ऐसा नहीं लगता, नहीं, बट ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हो नहीं, गई। हाँ, आपने मेरे को सजेशन दिया है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि होता क्या है कि आजकल के जो युवा है, हाँ। हम ये चीज बना रहे हैं किसके लिए, जिसकी एज अंडर 35 40 अंडर है, क्योंकि जो 45 साल 50 साल ज्यादा हो गया उसको तो खुद को ही बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया ना। हाँ, आप देखिए कि हाँ। उसके तो सारे यार दोस्त भी मेरी तरह परिपक्व है, हर दौर से गुजरे हैं, किसी के सिविल नीचे चले गए होंगे, किसी के दोस्तों ने बहुत सारी दिक्कतें कर रखी होंगी, को फैमिली से उलझा हुआ होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं आज का जो युवा है उसको बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि उसे किस दिशा में जाना है, उसको क्या मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत। कहते हैं ना कि परिवार में एक आईपीएस होता है तो सब अच्छी जॉब में चले जाते हैं, और जिसके परिवार में एक भी बंदा किसी अच्छी जॉब में नहीं गया या अच्छी जगह पे नहीं गया तो सारा परिवार पीछे वाला भी, क्योंकि मेन क्या था, जो कड़ी है, मजबूत नींव है, उसको मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है।
तो आपने देखो पहले के समय में जब हमें कोई तकलीफें हुआ करती थी, हम दादाजी के पास जाया करते थे, पिताजी दादाजी के पास बैठा करते थे। अभी जैसे जैसे लोग पलायन करते जा रहे हैं गाँव से सिटी की तरफ, वैसे से होता क्या जा रहा है कि लोग अपने बड़े बुजुर्ग से बैठना बंद कर दिया। उन्हें अपने ना तो कर्तव्य के बारे में पता है, ना उन्हें अपने जीवन के बारे में पता है, ना उन्हें पता है हमारी संस्कृति क्या है, हमें कैसा व्यवहार था। तो सारी चीज़ों के लिए बड़े बुजुर्गों की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से सेम चीज़ें हैं कि आपको जितने लोग भी हैं जो हम सुन रहे हैं, जो आपके द्वारा जो सुन पा रहा है, उनका ये मोटिव होना चाहिए कि हमें नॉलेज जो गेन करनी है वो एक एक बार में एक सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए। और मोटिव, ये बात सही की है भगवान जी ने, बट आजकल बस वही है, जेनजी जनरेशन है, जेनजी मतलब है ना, क्विक डिसीजन लेने वाली, मतलब एक स्क्रॉल, वो रील टाइप की जनरेशन है, बस तुरंत चीजें चाहिए, नहीं नहीं है ना, ऐसा है ना। सर, ऐसा है, लेकिन पता है क्या, जब तक आप किसी चीज के अध्याय में डूबली नहीं जाओगे तब तक आपको सार का पता नहीं चलेगा। आप हेडलाइन पढ़ के डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या हुआ है, आपको उसके हेडलाइन के अलावा पूरा ब्रीफ पढ़ना पड़ेगा कि हुआ क्या था। तो कभी भी ना एक दिन अपना निकालो करो और एक दिन कुछ ज्ञान की बात और कुछ चीज देखा करो। अगर कोई चीज बोल रहा है तो ना उसको पूरा पढ़ो, उस वीडियो को पूरा देख लो, या उस कहीं से भी आर्टिकल है तो पढ़ना है, बुक पढ़नी है पूरी पढ़ लो, उससे बहुत सी स्टार्टिंग की 4 लाइनें पढ़ी फिर उसको स्विच कर दिया या उसको चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी को सुनो तो पूरा सुनो, ताकि उसको आपको आपके बारे में पता चले, उसके पॉइंट्स नोट करो। और फिर जिसने ये वीडियो बनाया, जिसके जरिए आप सुन रहे हैं, जिस लेखक ने लिखा है, कोशिश करो कि उससे आप उसके बारे में जो चीज़ आपके मन में सवाल हैं उसको क्लियर कर सको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सबसे पहले भगवान जी को, जो इस सीरीज जो मैंने बनाई है, सीरीज जो बनाई है उसमें इनका जो रियल एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने योगदान दिया। और रियल एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि ऐड के थ्रू ना जाकर लोग जो आम लोग हैं, जैसे उन लोगों के रिव्यूज देखकर, उनकी बातें सुनकर ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डिसीजन ले, ये मेरा मोटिव है। और सबसे पहले ये रियल इन्फ्लुएंसर है आपके, ये रियल लोग हैं, रियल इन्फ्लुएंसर है आपके। और थैंक यू सबसे पहले। और मैं इन सभी चीज़ों के फाइनेंशियल प्रोडक्ट के जो मेरी वेबसाइट का लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिर्फ ये है, आप पढ़िए, समझिए, अच्छा लगे तो अप्लाई करिएगा। डाल दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। बट फाइनेंशियली ग्रो होना है। मैं लोन में बात कर दूं, वो लोग तो कतई ना करें। मैं हमेशा कहता हूं जो लोग लाइबिलिटी खरीदते हैं, जो लोग 20,000 की सैलरी कमा रहे हैं और 1-1 लाख का लोन, नहीं, अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।